चलिए, हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में समझा। जितने स्ट्रेस होते हैं उतने स्ट्रेन होते हैं। तो आज हम जो शुरुआत कर रहे हैं वो हमारे पास एक क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से आपके पास एक वायर है और इस वायर की हमारे पास एक पर्टिकुलर लेंथ है, ठीक, और हमारे पास इसका एक पर्टिकुलर आपके पास क्रॉस सेक्शनल एरिया टीचर यहाँ पर दे भी सकता है। क्या आपके पास यहाँ पर 2 मिलीमीटर स्क्वायर का एरिया, या फिर टीचर मुझे रेडियस भी दे सकता है। और रेडियस से इस एरिया को कैसे निकालेंगे? ये एरिया क्या है? सर्कुलर। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और हमारे पास हम यहाँ पर इस तरीके से इस पे फोर्स लगा रहे हैं, और जो फोर्स हम लगा रहे हैं वो आपके पास आ गई 10 न्यूटन की। ये हमारे पास आ गया। नाउ द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। टीचर मुझे यहाँ पर बोलता है व्हाट इज द स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड इन दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन के अंदर हमारे पास स्ट्रेस कितना प्रोड्यूस हो रहा है। तो स्ट्रेस, ये जो फोर्स हमारे पास लग रही है, क्या ये एरिया नॉर्मल के ऊपर लग रही है? यस। हमारे पास यहाँ पर स्ट्रेस तो प्रोड्यूस होगा, और जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा वो कैसा होगा? लॉन्गिट्यूडिनल। और लॉन्गिट्यूडिनल में भी कौन सी टाइप आ जाएगी? बताओ शाबाश। क्योंकि लेंथ इंक्रीज कर रही है तो हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेस हो जाएगी, क्योंकि लेंथ इंक्रीज करेगी। तो स्ट्रेस हमारे पास क्या होता है? फोर्स एक्टिंग नॉर्मल पर यूनिट एरिया। अब ये कौन सी फोर्स है? अब मैं आपसे पूछता हूं, इंटरनल है कि एक्सटर्नल रिस्टोरिंग फोर्स है? ये देखो, अब यहाँ पर ये जो आपके पास Fn/A, जो हमारे पास स्ट्रेस में हम डिफाइन करते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया, ये कौन सी फोर्स होती है? शाबाश, फिर कोशिश सर ये होती एक्सटर्नल है, पर हम रिस्टोरिंग फोर्स के भी इक्वल मान लेते हैं फिर इसको, क्योंकि दोनों इक्वल आ जाती हैं। अब तो उल्टा बोल गया, अब तो उल्टा बोल गया। होती ये इंटरनल है बच्चे, होती ये इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स है, पर हम इसको किसके बराबर मानते हैं? एक्सटर्नल के मान लेते हैं। उल्टा बोल गया, यस कॉन्सेप्ट सर, सॉरी सर। उल्टा बोल गया। तो हमारे पास यहाँ पर ऊपर 10 और नीचे, बाकी बच्चे चुपचाप बैठे हैं। इसके 2 से 3 मतलब निकलते हैं। एक, हम इंटरेस्ट नहीं ले रहे। दूसरा, हमारे को ये बात क्लियर ही नहीं है। और तीसरा, हमने पिछला लेक्चर लगाया। अब इन तीनों में से जो बच्चा जिस जिस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, तो अब मुझे बताते जाए कि भैया कल का लेक्चर लगाया कि नहीं लगाया। दूसरा, कि आप इंटरेस्ट तो ले रहे हो ना बच्चे। और तीसरा, कि भैया आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं है, जो टीचर ने क्वेश्चन पूछा। आपको अगर इंटरेस्ट लेना है तो आपके इंटरेस्ट की वजह एक सिंपल सी बात आती है कि भैया हमारा कैरियर आगे का, मिलीमीटर का मतलब 10⁻⁻3, तो 2 × 10⁻⁻, आपके पास -6। मेरा पूरा का पूरा कैरियर +2 के बाद इस बात पे टिका है कि मेरी आज की अब की पढ़ाई कैसी है, मेरी टीचर के साथ इंटरेक्शन कैसी है। तो बताओ कितना आ जाएगा? 5 × 10⁻6 मिलीमीटर स्क्वायर को आपने किस में कन्वर्ट किया है? मतलब मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर का मतलब होता है 10⁻³ मीटर, सॉरी, ठीक है। मीटर, ओके सर। ओके, सो 5 × 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ये हमारे पास बड़ी सिंपल सी चीज। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर फिर आपके पास एक क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन देखते चलो। क्वेश्चन क्या है बच्चे? फॉर अ मेटीरियल, मेरे पास यहाँ पर एक मेटीरियल है बच्चे। फॉर अ मेटीरियल द यंग्स मॉडुलस इज, जो आपका यंग्स मॉडुलस है, इट इज 6 × 10⁻, आपके पास 8, आपके पास न्यूटन मीटर स्क्वायर आ गया। ये यंग्स मॉडुलस है, ये हमारे पास यंग्स मॉडुलस है। अ स्ट्रेस ऑफ, आपके पास स्ट्रेस है बच्चे, अ स्ट्रेस ऑफ आपके पास यहाँ पर स्ट्रेस ऑफ 12 × 10⁻11 मीटर, आपके पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज एप्लीकेबल ऑन दी बॉडी। ये इस बॉडी के ऊपर इतना स्ट्रेस आपके पास एप्लीकेबल है। इफ अगर द लेंथ ऑफ द
बॉडी इज, अगर लेंथ ऑफ बॉडी जो है मेरे पास, इफ द लेंथ ऑफ द बॉडी इज, अगर लेंथ ऑफ बॉडी मेरे पास यहां पर आपके पास आ जाती है 10 सेंटीमीटर, कैलकुलेट, आपको कैलकुलेट करनी है बच्चे द चेंज इन द लेंथ ऑफ द बॉडी, द चेंज इन द लेंथ ऑफ द बॉडी, द चेंज इन द लेंथ ऑफ द बॉडी, द चेंज ऑफ द लेंथ ऑफ द बॉडी। अब हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया जिसमें यंग्स मॉडुलस भी गिवन है और जिसमें स्ट्रेस भी गिवन है और लेंथ भी गिवन है, और मुझे अब क्या निकालनी है यहाँ पर इसकी चेंज इन लेंथ। बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? हम F is equal to y delta L शाबाश upon पार्थ, शाबाश, F इज इक्वल शाबाश y इनटू delta L by L. बिल्कुल ये चीज होनी चाहिए। क्लास बोलो। सर ऐसे भी लिख सकते हैं ना सर, स्ट्रेस इज इक्वल टू y मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन। बिल्कुल। अब हमारे पास यहाँ पर स्ट्रेस इज इक्वल टू y, अब y मेरे पास यहाँ पर किसके बराबर है? 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8, तो 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 डेल्टा L मुझे निकालना है, और L किसके बराबर है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। बिल्कुल यार, ये कोई बहुत मुश्किल, तुम तो बच्चे ऐसे बच्चे बनो कि जिसके अंदर क्वेश्चन आपके सामने ना है। और स्ट्रेस 12 इंटू 10 रेज़ टू पावर 11 है, सो 12 इंटू 10 रेज़ टू पावर 11। ऐसे बच्चे बन जाओ कि आपके सामने क्वेश्चन आए और क्वेश्चन आते ही बोले कि यार मैंने इस बच्चे के सामने आके गलती कर दी, मेरे से तो ये क्वेश्चन मैं इसलिए तो 2 मिनट में मुझे सॉल्व कर देना। ये 2 into 10 raised to power -6 सर। 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर, यहाँ पर आपके पास 11 और यहाँ पर बच्चे हमारे पास -8 आ जाएगा। 10 सेंटीमीटर भी मल्टीप्लाई हो जाएगी 10, और सेंटीमीटर का मतलब 10 की पावर -2। ये चीज करनी थी। और हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ गई? 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर, यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चे हमारे पास? 11 -8 कितना होता है बताओ शाबाश? 11 -8 3, 3 -2 कितना होता है बच्चे शाबाश बताओ? 3, आपके पास -2 1, और ये बच्चे 2, तो आपके पास यहाँ पे डेल्टा, तो डेल्टा L बच्चा हमारे पास कितने के बराबर आ जाएगा? ये बच्चा आपके पास 10, तो 200, तो आपके पास यहाँ पर इसकी वैल्यू 200। सर जो रीडिंग्स थी वो मीटर में थी पहले? वो बच्चे ये वाली मीटर्स के अंदर थी और ये वाली बच्चे सेंटीमीटर के अंदर थी। ठीक है सर, ठीक है। चलिए, सो हमारे पास ये वाली चीज भी आ जाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट बच्चे हम यहाँ पर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट अब हमारे पास यहाँ पर फिर एक क्वेश्चन आ जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या, फोकस करना। इफ द फोर्स F1 इज अप्लाइड, इफ द फोर्स F1 इज अप्लाइड, अगर मैं F1 फोर्स को अप्लाई करता हूं बच्चे, द लेंथ ऑफ द वायर, जो लेंथ ऑफ वायर है, लेंथ ऑफ द वायर इज x, द लेंथ ऑफ वायर इज आपके पास x है, पूरी लेंथ, मतलब कि लेंथ बढ़ जाएगी, और टोटल लेंथ मतलब कि चेंज इन लेंथ नहीं है, ये टोटल लेंथ है। व्हेन फोर्स F2 इज अप्लाइड, व्हेन द फोर्स आपके पास F2 इज अप्लाइड, जब मैं F2 फोर्स को अप्लाई कर देता हूं, द लेंथ ऑफ द वायर इज y, द लेंथ ऑफ वायर इज y, द लेंथ ऑफ द वायर इज y, ये y। इफ अगर बच्चे हमारे पास इफ कैपिटल Y इज यंग्स मॉडुलस, अगर कैपिटल Y मेरे पास इसका यंग्स मॉडुलस है, इसका यंग्स मॉडुलस है, फोकस करते रहना। अगर कैपिटल Y हमारे पास इसका क्या है? यंग्स मॉडुलस है आपके पास। फाइंड दी आपके पास ओरिजिनल लेंथ ऑफ दी वायर, आपको ओरिजिनल लेंथ ऑफ वायर निकालनी। कैसे निकालोगे? ओरिजिनल लेंथ ऑफ दी वायर निकालनी है, कैसे निकालोगे? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन देखिए। हमारे पास लेट दी लेंथ ऑफ वायर, लेट दी लेंथ ऑफ वायर स्मॉल है, लेंथ ऑफ दी वायर, लेट द लेंथ ऑफ द वायर बी इक्वल टू किसके बराबर आ गया मेरे पास? अब फोकस करना, हमारे पास इसकी लेंथ किसके बराबर है? आपके पास L के बराबर है। फोकस करते रहना, ये हमारे पास L है। जब आप फोर्स कौन सी लगाते हो बाहर से? आप लगाते हो F1,
तो इसकी लेंथ आपके पास क्या हो जाती है, टोटल x हो जाती है। तो चेंज इन लेंथ कितने के बराबर है, शाबाश बता दो। तो चेंज इन X लेंथ minus x x. माइनस है, शाबाश। तो पहली इक्वेशन के हिसाब से इसमें स्ट्रेस कितना आ जाएगा, F1 अपॉन ए, और बच्चे यंग्स मॉडुलस और चेंज इन लेंथ x माइनस एल, और ओरिजिनल लेंथ मेरे पास l। सिमिलरली जब मैं इस पे F2 फोर्स को लगा देता हूं तो क्या हो जाता है, जब मैं इसके ऊपर F2 फोर्स को लगा देता हूं तो क्या हो जाता है, ये मेरे पास आपके लिए आ गई F2 फोर्स। अब इसकी लेंथ बढ़कर आपके पास क्या होगी, स्मॉल y आ जाएगी। तो चेंज इन लेंथ कितने के बराबर है, स्मॉल y इंटू एल। तो बताओ सेकेंड इक्वेशन, एक्सक्यूज मी सर, बोलो बोलो। सर जिसपे हमने पहले F1 फोर्स लगाई थी उसी पे हमने F2 फोर्स लगाई है ना। नहीं, उसको छोड़ने के बाद, उसके अच्छा, उसको छोड़ने को, छोड़ने, ठीक है सर। ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे। और ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर यंग्स मॉडुलस कैपिटल वाई, यहाँ पे टीचर ने जानबूझ के आपको दूसरी वाली लेंथ वाई देनी है ताकि बच्चा यंग्स मॉडुलस और इस y में कंफ्यूज होके रह जाए। कई बारी इसमें बच्चा क्या करता है, जो x है उसको चेंज इन लेंथ ले लेता है, वो भी बच्चा गलती कर जाता है। डिवाइडेड बाय l, मतलब कि दो अलग अलग सेपरेट इंस्टेंसेस है, मतलब कि दो अलग अलग जगहों पे इन पे फोर्स लगाएगी। ये 1 आ गया, ये 2 आ गया बच्चे हमारे पास। अब इन दोनों में से मुझे क्या निकालना है, एल निकालना है। सबसे अच्छा तरीका पता है क्या, डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग 1 एंड 2। अगर मैं 1 और 2 को आपस में डिवाइड कर देता हूं तो बताओ क्या चीज आ जाती है, बताओ शाबाश। मेरे पास आ जाएगा F1 बाई ए, और यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा, F2 और ए। अब बताओ ऊपर क्या आ जाएगा, यंग्स मॉडुलस x माइनस एल डिवाइडेड बाई एल, एंड दिस इज डिवाइडेड बाई कैपिटल Y स्मॉल y माइनस एल और डिवाइडेड बाई एल। बताओ क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल, स्मॉल एल से स्मॉल एल, यंग्स मॉडुलस। अब रह क्या गया हमारे पास, जरा यहाँ पर देखो, F1 अपॉन F2 बिल्कुल यहाँ पर मेरे पास रह गया F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू x माइनस एल माइनस y एल, माइनस एल शाबाश पार्थ, y माइनस, और मेरे पास यहाँ पर F1y माइनस F1l, और दूसरा F2x माइनस ऑफ F2l। अगर मेरे को स्मॉल l चाहिए तो मेरे पास F1y माइनस F2x इज इक्वल टू F1l माइनस ऑफ F2l। यहां से F1y माइनस ऑफ F2x, यहां से L कॉमन निकल जाएगा, F1 माइनस F2। तो आपके पास L की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, F1y माइनस F2x डिवाइडेड बाय यहाँ पर F1 माइनस ऑफ F2। ये हमारे पास इसका आंसर है, और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके पास हर तरीके से इंपॉर्टेंट है। ओरिजिनली ये क्वेश्चन हमारे पास HC वर्मा से बच्चे उठाया गया। तो HC वर्मा बुक को जनरली बच्चा क्या मानता है कि वन ऑफ द टफेस्ट बुक है, ऐसा माना जाता है कि ये HC वर्मा बुक जो है वो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे करते हैं, ऐसे बच्चे करते हैं जिनको बहुत ज्यादा नॉलेज है। पर मैं उनको बोलता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ढंग से काम करना शुरू करो तो आपके लिए HC वर्मा भी बिल्कुल बच्चों जैसी बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया ये वाला? यस सर। शौर्य नोट कर लिया, आकाश नोट कर लिया, पार्थ नोट कर लिया? यस सर। चलो सर 2 मिनट। हाँ बोलो, नहीं किया नोट, शाबाश, जल्दी नोट कर बच्चे। कर लिया नोट बेटा? सर जल्दी कर बच्चे। यस सर, कर लिया। ओके, अब बच्चा हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या निकल कर आता है, फोकस करते हो। हमारे पास नेक्स्ट फिर आपके पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे पास क्या, आपके पास है द लेंथ ऑफ द वायर, द लेंथ ऑफ द वायर, जो हमारे पास लेंथ ऑफ वायर है आपके पास इंक्रीजेस बाय, आपके पास इंक्रीजेस या आपके पास इंक्रीज हो जाती है बच्चा हमारे पास, दिस इंक्रीजेस बाय बच्चा हमारे पास 10 रेज़ टू पावर -4, 10 रेज़ टू पावर -4 ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। ये अपनी ओरिजिनल लेंथ से 10 की पावर -4 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। ये बच्चे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इस वर्ड का मतलब क्या।
when the stress of आपके पास स्ट्रेस कितने का है बच्चे 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज एप्लीकेबल। जब इसके ऊपर हमारे पास इतने का स्ट्रेस एप्लीकेबल है, बताना क्या है बच्चे, व्हाट इज द यंग्स मॉडुलस, व्हाट इज द यंग्स मॉडुलस, व्हाट इज द यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल। अब बताओ क्या ये क्वेश्चन करने लायक है? तो ध्यान से देखते हैं बच्चे कि यह क्वेश्चन करने लायक है भी है कि नहीं है, या बिल्कुल आपको लगेगा अरे यार ये तो कुछ नहीं है आपके पास। सबसे पहली बात बच्चे को ये समझ में आनी चाहिए इस वर्ड का मतलब क्या है, 10⁻⁻⁴ ऑफ ओरिजिनल लेंथ। इसका मतलब होता है डेल्टा L बाई एल इज इक्वल टू, अब डेल्टा L क्या है 10⁻⁻⁴ इंटू L अपॉन एल। ये मतलब यानी कि जो लेंथ ऑफ वायर में चेंज आ रहा है वो ओरिजिनल के कितने हैं बच्चे 10⁻⁻⁴ है। ये हमारे पास L से L, हाँ बोलो। अब मतलब आपने कुछ नहीं, मतलब आपने 10⁻⁻⁴ को मतलब L से रिलेट किया सर, है ना सर? बिल्कुल डेफिनेटली, क्योंकि ऑफ ओरिजिनल लेंथ, ऑफ आप 25% ऑफ 100 लेते हो ऑफ, तो ये ओरिजिनल लेंथ का 10⁻⁻⁴ है। पहली इंफॉर्मेशन ये। दूसरी, हमारे पास इस इंफॉर्मेशन को आप और क्या बोल सकते हो, ये हमारे पास स्ट्रेन, और हमारे पास लास्ट इसने क्या दे रखा है स्ट्रेस 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देयरफॉर अब यंग्स मॉडुलस बताओ किसके बराबर होता है? यंग्स मॉडुलस हमारे पास बिल्कुल जी, हमारे पास स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। स्ट्रेस मेरे पास 10⁻⁷ है, स्ट्रेन 10⁻⁻⁴ है, 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर फ्री के नंबर, इस चैप्टर के अंदर फ्री के नंबर है। चाहे आपको ग्राफिकली टीचर कुछ पूछे, चाहे न्यूमेरिकली कोई टीचर पूछे, आपके लिए ये क्वेश्चन करने कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है हमारे पास कि आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से करोगे। जैसे मेरे पास अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, फोकस करना। हमारे पास इसमें कई क्वेश्चन आपके पास लंबे चौड़े भी क्वेश्चन होंगे। कैसे? हमारे पास यहाँ पर आ जाता है क्वेश्चन है बच्चे, हमारे पास वी यूज अ स्टील, हम एक ऐसे स्टील को यूज कर रहे हैं बच्चे, स्टील रॉड ऑफ रेडियस 10 मिलीमीटर, ऑफ आपके पास रेडियस 10 मिलीमीटर, सॉरी 1 मिलीमीटर का मतलब 10⁻⁻3। और बच्चा हमारे पास एंड ऑफ लेंथ, और इसकी लेंथ है बच्चा हमारे पास यहाँ पर 1 मीटर, इसकी ओरिजिनल लेंथ आ गई बच्चे। अब ध्यान से समझना, अ फोर्स ऑफ 100 किलो न्यूटन। अब किलो का मतलब खुद 10 की पावर बच्चा हमारे पास 3 हो जाता है किलो, तो इसका मतलब ये फोर्स कितनी है हमारे पास 100 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन की फोर्स है बच्चे। स्ट्रेचेस, आपके पास इसको स्ट्रेचेस कर रहा है बच्चा हमारे पास इट्स लेंथ, ये इसकी लेंथ को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं। इफ अगर मेरे पास यंग्स मॉडुलस इज गिवन और ये 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का यंग्स मॉडुलस, देन बच्चा हमको यहाँ पर क्या बतानी है, नंबर वन बच्चा हमको यहाँ पर पहले तो स्ट्रेस बताना है। अब बताओ स्ट्रेस कैसे बताओगे आप? स्ट्रेस बच्चा हमारे पास बताओ कैसे बताओगे स्ट्रेस? हमारे पास आ गया फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स आ गई 100 किलो न्यूटन, तो 10 की पावर 3, एरिया बच्चे आपके पास कौन सा आ जाएगा पाई इंटू आर का स्क्वायर, और आर स्क्वायर मतलब रेडियस का स्क्वायर, आपके पास 10 की पावर 5, और बच्चा आपके पास पाई आ जाएगा, पाई बच्चा हमारे पास 22 डिवाइडेड बाई 7, रेडियस का स्क्वायर, रेडियस है 10 मिलीमीटर, तो 10 की पावर -3, और बच्चा आपके पास होल स्क्वायर। हमने सर्कल का एरिया क्यों लिया? क्योंकि जो रॉड होती है, जिस रॉड के एंड पे फोर्स लग रही है, वो हमारे पास एक सर्कल को आपकी तरह दिखाई देता है, एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 10 की पावर 5, ऊपर 7, नीचे 22, और नीचे 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर, 10 की पावर माइनस आपके पास यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर, तो कितना आएगा 10 की पावर -4, तो 7/22,
इंटू 10 की पावर 5, 10 की पावर -4। इसको अगर हम सॉल्व करने जाते हैं तो 7/22 इंटू आपके पास यहाँ पे 10 की पावर मेरे पास कितना आ जाएगा 9। अब 7/22 है, 22 इंटू 3, 22 इंटू 3 कितना होता है बच्चा हमारे पास 66। तो पहले तो पॉइंट लगाना पड़ेगा और 366 आ जाएगा, 4 बच जाएंगे। और आपके पास यहाँ पर पॉइंट है बच्चा हमारे पास तो 0, तो 22 इंटू 2 44 होता है। तो फिर बच्चा हमारे पास 44, लेकिन ये 40 है तो 0.31 आ जाएगा इंटू 10⁻⁹ पता लग गया ना बच्चा, ये मैंने कैसे कैलकुलेशन की है 3.1 यस सर। 10⁸ आपके पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये डिवाइड कैसे किया ये चेक कर लेना, क्योंकि 22 इंटू 366 होता है और आपको पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा, नहीं तो 70 नहीं बन पाएगा। और फिर बच्चा हमारे पास बच जाएगा 4 और पॉइंट की वजह से 0 है तो 40, तो 22 इंटू 2 44 होता है, तो 40 छोटा है तो इसलिए हम 1 पे चले जाएंगे। 22 इंटू 1 22 होता है, तो इसके बाद हम छोड़ देंगे। और कोई बच्चा आगे भी करना चाहता है तो वो कर सकता है डिवीजन पे, और बच्चा हमारे पास बहस के अंदर कोई ज्यादा नहीं, आप कर सकते हो अगर वो चल रहा है। नेक्स्ट में ये बच्चा हमारे पास स्ट्रेस आ गया। और दूसरा बच्चा अब हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया इलोंगेशन। अब यहाँ पर इलोंगेशन का मतलब क्या है, इसकी लेंथ में कितना चेंज है, इलोंगेशन इन दी वाई। तो हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इलोंगेशन डिवाइडेड बाय लेंथ आ जाएगी। अब बताओ हमारे पास स्ट्रेस कितने का है 3.1 इंटू 10⁸ मेरे पास यंग्स मॉडुलस कितना है 2 इंटू 10⁸। यहाँ पर चेंज इन लेंथ एक टीचर ने हमारे साथ फेवर किया, इसकी लेंथ को क्या मान लिया बच्चे 1 मीटर। ये मेरे लिए फेवरेबल चीज होगी, ये मेरे लिए फेवरेबल चीज होगी कि इसने इसको हमारे पास कर लिया। अब अगर देखा जाए तो 3 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है 1 पॉइंट आपके पास 5 होता है, मतलब कि 3 डिवाइडेड बाई 2, तो इसकी भी वैल्यू 3/2 1.5 के आसपास लाई करेगी। एक मिनट, एक गलती मैंने की, आपने भी नहीं देखी, मैंने यंग्स मॉडुलस में 10 की पावर को क्या लिख दिया था 8 गलती से, ठीक है। तो 3.1 इंटू बच्चा हमारे पास यहाँ पर 10⁸ डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻11। अब आप डायरेक्ट इसको डेल्टा एल लिख दीजिए, अगर आप इसको डायरेक्ट भी डेल्टा एल लिख दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये बच्चा अप्रोक्सीमेटली देखो 1.5 के आसपास ही लाई करेगा, ये अप्रोक्सीमेटली 1.5 इंटू 10⁻³ ये डेल्टा एल आ जाएगा। या फिर 10 की पावर -3 क्या होता है शौर्य मिलीमीटर, तो यह हमारे पास चेंज इन लेंथ कितने के बराबर आ जाएगी 1.5 मिलीमीटर की इसमें इलोंगेशन। ये ऐसे क्वेश्चन भी आपको आएंगे, ये क्वेश्चन भी आपको हर टाइप का क्वेश्चन है एक बार देखा होना चाहिए कि यार ये क्वेश्चन भी मैंने किया हुआ, ये क्वेश्चन भी मैंने किया हुआ, मैं इसमें ना फंस जाऊं, मुझे ग्राफ भी समझ में आना चाहिए, मुझे ये भी चीज मुझे कॉन्सेप्चुअल भी समझ में आना चाहिए। फंसना नहीं है बच्चे कहीं पर भी कि आप फंस जाओ कि यार हमें पता नहीं लग पा रहा है कि क्वेश्चन में करना है। बोलो सर, जैसे आपने वहां पर है 3.1 और सर हम उसका जैसे 3 एज्यूम करके सर उसको 1.5 कर सकते हैं ना सर, जैसे आपने आप कर सकते हो बच्चे, देखिए एग्जामिनेशन के अंदर आप कर सकते हो, या फिर अगर ऑब्जेक्टिव है तो तब तो बहुत बढ़िया है। ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या होता है बच्चा हमारे पास कि आपके पास जो आंसर होता है वो पता है 1.5 समथिंग आ रहा है, तो 3 से डिवाइड करके 2 को बच्चे हमारे पास 1.5 ही आएगा। आप 1.5 लेकिन उसके साथ ये सिंबल जरूर लगा सकते हो कि ये सिंबल है कि हम अप्रोक्सीमेट निकालें, हमारे पास टाइम की थोड़ी सी कमी है तो हम अप्रोक्सीमेट निकाल सकते हैं, हमारे पास टाइम की कमी है, आप उसको समझा सकते हो। नहीं तो अगर मैथमेटिक्स से किसी बच्चे को प्यार है तो कर सकता है। कैसे, यहाँ पर आपके पास 11 है, 1 बच जाएगा, पॉइंट लगा हुआ है 0 है, तो फिर बच्चा वो करता रहता है, वो कैलकुलेशन कर सकता है, ठीक है। तो वो उस बात पे डिपेंड करता है, लेकिन अप्रोक्सीमेट फिजिक्स इस बात को बोलती है कि आप अप्रोक्सीमेशन पे काम कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया ये वाला बच्चे, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या चीज आ जाती है,
नेक्स्ट पॉइंट बच्चा, हमारे पास यहाँ पर फिर एक क्वेश्चन आता है हमारे, हम बहुत टिपिकल क्वेश्चंस के अंदर बच्चे यहाँ पर जाने की कोशिश करते हैं, बहुत टिपिकल क्वेश्चंस हमारे पास अगर बात की जाए बच्चे, तो अब हमारे पास यहाँ पर टिपिकल क्वेश्चन आपके पास क्या आ जाती है बच्चे, हमारे पास यहाँ पर टिपिकल क्वेश्चन क्या आ जाता है, अ मास ऑफ, आपके पास ध्यान से समझना, अ मास ऑफ m kg, अ मास ऑफ m kg is attached, ये बच्चा हमारे पास अटैच किया गया at the end of आपके पास at the end of wire, massless wire of length आपके पास L and a radius of cross section small r, and the radius of the cross section small r, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, and the radius of cross section मेरे पास किसके बराबर आ गए, स्मॉल r के बराबर आ गए, उसके अटैच कर दिया, और वायर का खुद का मास नहीं, the whole setup जो आपके पास ये whole setup है is moving in horizontal circle, ये पूरा सेटअप एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव कर रहा है with one end of the wire, with the one end of the wire आपके पास इसका एक एंड ऑफ वायर है बच्चा हमारे पास एज सेंटर ऑफ द सर्कल, एज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये सेंटर ऑफ द सर्कल है। कैलकुलेट, आपको कैलकुलेट करना है इलोंगेशन, आपके पास इलोंगेशन ऑफ द वायर, कैलकुलेट द इलोंगेशन ऑफ द वायर, आपको इस वायर की इलोंगेशन को कैलकुलेट करना है, टेक वाई एज द यंग्स मॉडल्स। अब मैं इस क्वेश्चन के अंदर आपको किसी किस्म का कोई डाटा नहीं दे रहा हूं, मैं कोई डाटा नहीं दे रहा हूं, और अगर आप किसी किताब को उठाएंगे हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन हो और उसके अंदर डाटा गिवन हो, तो घबराना नहीं, सिर्फ वैल्यू ही तो डालनी। हमारे पास ये क्वेश्चन क्या है, हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन ये कि मेरे पास एक वायर को हम एक सर्कल के अंदर रोटेट करवाने की कोशिश कर रहे हैं, हम एक वायर को उठाकर उसको सर्कल में रोटेट करवाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे ये बच्चा हमारे पास है, इसको हम सर्कल में रोटेट करवा रहे हैं, और जो वायर है हमारे पास, वो इस तरीके से, उसका एक एंड पॉइंट फिक्स है और दूसरे एंड पॉइंट से आप उसको क्या करवा रहे हो, मूव करवा रहे हो, ये आपके पास आ गया। और जो दूसरा एंड है वहां पर मेरे पास क्या गिवन है, वहां पर मेरे पास एक मास है, इसका मास आपके पास किसके बराबर है, m kg। इस वायर की लेंथ किसके बराबर है, हमारे पास L के बराबर है। इस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया किसके बराबर है हमारे पास, वो हमारे पास स्मॉल r के बराबर, ये m kg। अब पॉइंट ये है, हमारे बोलो रेडियस है, एरिया नहीं है, रेडियस है। हाँ रेडियस, बिल्कुल सही। तो हमारे पास यहाँ पर हम इसको रोटेट करवा रहे हैं, थैंक यू, हमारे पास हम इसको रोटेट करवा रहे हैं किससे, ओमेगा रेडियन पर सेकंड से। पर पॉइंट ये है, अब बच्चा ये सोचे कौन सी ऐसी फोर्स है, अब आपके पास इसको मैं हॉरिजॉन्टल सर्कल में रोटेट करवा रहा हूं, कौन सी ऐसी फोर्स है जो कि इसकी लेंथ को इंक्रीज करवा सकती है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बिल्कुल हम इसको सेंट्रीफ्यूगल वाली कैटेगरी से देखेंगे, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल इसको कहां पर खींचती है, बाहर। जिन बच्चों ने जवाब दिया बच्चे थम्स अप, और जिन्होंने नहीं दिया बेटा कोशिश करते हैं, कोशिश अगर बाकी बच्चे कर सकते हैं आप भी कर सकते हैं, ये बात है, बाकी बच्चे कोशिश करते रहे, क्योंकि अगर एक बच्चा कर सकता है, मैं आपको लाइफ के एक फॉर्मेट के बारे में बताता हूँ, अगर कोई और कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं, कोई घबराने की बात नहीं। आज नहीं हो रहा है कल हो जाएगा, लेकिन उसके लिए लगा रहना पड़ेगा भाई, लगे रहो, भागते रहो, रुकना नहीं, भागते रहो, चलते रहो। फेलियर्स आएंगे, क्वेश्चन नहीं सॉल्व होंगे, फ्रस्ट्रेशन होगी, गुस्सा आएगा, सब कुछ होगा, ठीक है। और बच्चा हमारे पास ये लगेगा यार ये तो मतलब कि इतने 10 सालों में इतनी पढ़ाई नहीं हुई जितनी इस सालों में होगी, इतनी किताबें पढ़ रहा है, हो सकता है कि आप किसी पर्सन को अपने से कम समझ लेते हैं, समझना नहीं चाहिए, लेकिन वो आपके सामने क्वेश्चन निकाल दे और फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी, है ना। हमको पता नहीं लग पा रहा है कि मेहनत जो करनी है कितनी करनी है, ये तो ऐसा लग रहा है कि कुएं कूद
आप जो कुएं को खोदते जा रहे हो, उसको खोदते जा रहे हो, लेकिन उसका एंड पॉइंट एक ऐसी टनल बच्चे को लगती है जिसके कहते हैं कि सर इसका कोई दूसरा एंड पॉइंट नहीं, करते हो। यही बच्चे आपके पास +1 और +2 साइंस का मतलब स्ट्रगल होता है। अगर सभी साइंटिस्ट लोगों को पहले दिन क्वेश्चन का आंसर पता लग जाता, देन आपके पास जो एडिसन था उसने बल्ब बच्चे कितने फेल्ड अटेम्प्ट के बाद बनाया था, न्यूमरस। अगर वो बोलता है यार मुझसे हर बार नहीं बन पा रहा, तो वो बल्ब बनता है नहीं, लाइट जलती नहीं। ऐसे बच्चे आपके सामने है बच्चे। मार्स, हमने मून के ऊपर जो मिशन भेजा था हमारे साइंटिस्टों ने, वो फेल हुआ था कि सक्सेसफुल हुआ था? फेल हुआ था। रोना भी आया, गुस्सा भी आया उनको, लेकिन बच्चे ऐसा थोड़ी ना कि बच्चे वो बोलेंगे हम दोबारा नहीं भेजेंगे, दोबारा फिर कोशिश करो, कुछ ना कुछ गलती हुई उसको ढूंढो। बिल्कुल यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी। सब बच्चे मेहनत करो। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितनी लग जाएगी? ml इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये इस वायर के एंड पॉइंट पर लग रही है, ये देखिए जिसका रेडियस r है, ये इस एंड पॉइंट पर, और जो इस वायर की लेंथ है वो हमारे पास क्या बन जाएगी इसकी? शाबाश, आपके पास रेडियस बन जाएगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बन जाएगी। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्यों लिया, मतलब बेटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होती है उसकी टेंडेंसी ब्रेक अवे करने की होती है, और आप इस सर्कुलर मोशन को कहां से देख रहे हो बच्चे? आउटसाइड देख रहे हो। कहां से देख रहे हो आप? आउटसाइड देख रहे हो, बाहर से। क्योंकि आप वायर की लेंथ को चेंज होते हुए कहां से देखते हो? वायर के अंदर बैठ के कि वायर के बाहर से? वायर के बाहर। हाँ बोलो आकाश। सर अगर इन्होंने कंप्रेशन पूछा होता फिर हम सेंट्रीपिटल लेते। वैसे बहुत मुश्किल है लड़के, अगर तू देखे लॉजिकली इसको कंप्रेस करना गोल घुमाकर बहुत मुश्किल है। एक एग्जांपल देता हूं, तो एक काम कर बच्चे, अगर तू किसी रस्सी से किसी मांस को बांध के गोल घुमाता है, तो उस रस्सी के टूटने के ज्यादा चांसेस हैं कि रस्सी के बच्चे स्लैक होने के, अंदर आने के चांसेस हैं, टूटने के। एग्जैक्टली वही बात है बच्चे, क्योंकि ये रस्सी स्ट्रेच होती है बच्चे गोल घुमाने से, ठीक है। तो वहां पर वो रस्सी स्ट्रेच होती है, तभी उसमें टेंशन प्रोड्यूस होती है, और अगर अंदर आ रही है तो अंदर से टेंशन नहीं, और वही टेंशन अनबैलेंस होती है जिसकी वजह से गोल घूमती है, तो दूर जाने से टेंशन प्रोड्यूस होती है, ठीक है बेटा, ये पॉइंट। तो इसको आउटसाइड से देख रहे। अच्छा अब करना क्या, हमारे पास ये पता लग गया कि ये आपके पास आ गई एक्सटर्नल फोर्स, और हम इसी को स्ट्रेस के अंदर यूज करेंगे। तो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस चेंज इन लेंथ अपॉन क्या आ गया बच्चे? ओरिजिनल लेंथ। अब बताओ बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया? F अपॉन ए। तो F बच्चा हमारे पास यहाँ पर कितने के बराबर आ गया? ml ओमेगा स्क्वायर। नीचे एरिया, और एरिया बच्चे पाई इंटू आर स्क्वायर, और बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया? y यंग्स मॉडुलस। ये इलोंगेशन है डेल्टा L, और ये ओरिजिनल लेंथ L है। तो देयरफॉर अब कोई बच्चा बताएगा कि चेंज इन लेंथ किसके बराबर आ जाएगा? ml स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई y इंटू पाई इंटू आर का स्क्वायर। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगी? शाबाश बता दो आपके पास चेंज इन लेंथ। बिल्कुल कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं, बहुत आसान चीज है, सिर्फ टीचर ने आपको जजमेंट। अब ये क्वेश्चन कहाँ पर चलेंगे? थोड़े से हाई, बच्चा इसको बोलते सर हाई लेवल क्वेश्चन। हाई लेवल कहाँ पर है? क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? हमको कितने बच्चों ने यहाँ पर जवाब दिया हाँ सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स खींचेगी, वही फोर्स इसकी लेंथ इंक्रीज करेगी, और स्ट्रेस के अंदर हम इसी फोर्स को इस्तेमाल करेंगे। तो पॉइंट बच्चे हमारे पास ये। अब हमारे पास यहाँ पर ये पॉइंट भी निकल कर आ गया। तो अब हमने यहाँ पर यंग्स मॉडुलस से रिलेटेड मैक्सिमम चीजें की है। पर देखो मैंने आपको ये नहीं बोला कि कंप्लीट चीजें की, मैंने बोला मैक्सिमम की। अब हमारे पास पहले आज हम आगे के स्ट्रेस भी थोड़े से देख लेते हैं, उनको भी फिनिश करके देखते हैं बच्चे, और फिर दोबारा से बच्चे न्यूमेरिकल्स पे आएंगे। तो बच्चे आज हम यहाँ पर जो स्ट्रेस हमने देखा था हाइड्रोलिक स्ट्रेस, और बच्चे आपके पास चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, उसके ऊपर बच्चे आज हम करते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉडुलस ऑफ द इलास्टिसिटी, ये एक हमारे पास ऐसा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है जो सॉलिड्स, लिक्विड्स और साथ ही साथ कहां पर आपके पास वैलिड होता है? गैसेस में भी वैलिड होता है। इसको हमारे पास रिप्रेजेंट किया जाता है इंग्लिश के लेटर बी से। इसकी यूनिट्स भी हमारे पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
और बल्क मॉडुलस कैसे दिया जाता है? ये हमारे पास प्रेशर, बेसिकली ये हमारे पास हाइड्रोलिक स्ट्रेस डिवाइडेड बाय आपके पास चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ये नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है? इसका मतलब है कि वॉल्यूम आपके पास डिक्रीज माना जा रहा है। द वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, जो वॉल्यूम है वो हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ये बल्क मॉडुलस है। देखिएगा नेक्स्ट वन समझिएगा, हमारे पास इसका मतलब प्रेशर इज इक्वल टू बल्क मॉडुलस माइनस ऑफ डेल्टा वी अपॉन वी, क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। ये हमारे पास इक्वेशन है जो कि न्यूमेरिकल्स में यूज होगी। एक और चीज इनवर्स ऑफ बल्क मॉडुलस को हम के और के बच्चे अब हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी से डिफाइन करते हैं। हम इसको कंप्रेसिबिलिटी से डिफाइन करते हैं। इसको हम किससे डिफाइन करते हैं? कंप्रेसिबिलिटी से। इनवर्स ऑफ द बल्क मॉडुलस बच्चे हमारे पास क्या आ जाती है? कंप्रेसिबिलिटी। याद रखना ये टीचर तुमको, और इसको कई किताबें सी से भी रिप्रेजेंट कर देती है, पर जनरली हम इसको के से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो हमारे पास एक बात ध्यान रख लेना, हो सकता है कि आप जो किताब पढ़े उसके अंदर इसका सिंबल क्या लिखा हो बच्चा, आपके पास सी लिखा हो। अच्छा नेक्स्ट कोई बच्चा मुझे, ये आपके पास सिंपल सी चीज है, अब इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल्स आएंगे जो बहुत सिंपल। सर बोलो। इसका मतलब क्या है, जब भी हम किसी चीज को पानी या किसी लिक्विड में डालेंगे तो सर वो क्या होगा, उसके प्रेशर लगने से वो छोटा कंप्रेस होना शुरू हो जाएगा? बेटा देखिए वो कंप्रेस हो या ना, लेकिन बच्चे उसके ऊपर कंप्रेस होने की कोशिश करते हैं। यानी कि अगर मैं आपको ये बोल देता हूँ कि मेरे पास ये का ऑब्जेक्ट है, मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूँ, तो फोर्स पर यूनिट एरिया से इसके ऊपर स्ट्रेस तो प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन क्या इसके अंदर चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ आ रही है? तो हो सकता है कि जो चेंज इन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ आ रही है वो छोटी हो। तो बच्चा आपके पास ना सिर्फ पानी बल्कि बच्चे जो हमारे पास हवा होती है वो भी हर चीज को क्या करने की कोशिश करती है? कंप्रेस। डेफिनेटली हमारी बॉडी के ऊपर प्रेशर तो है, और ये प्रेशर की वजह से बच्चा हमारे पास क्या होता है? हमारा वॉल्यूम चेंज होने की कोशिश करता है प्रेशर की वजह से। तो डेफिनेटली ये बच्चे बल्क मॉडुलस आपके पास, अगर आप लिक्विड के अंदर चले जाएं, आप गैसेस के अंदर चले जाएं, तो लिक्विड या गैस चारों तरफ से, मतलब कि हर तरफ से आपके ऊपर एक फोर्स लगाता है, एक प्रेशर लगाता है, ताकि आपके शेप को कंप्रेस किया जा सके, आपके वॉल्यूम को डिक्रीज किया जा सके। ये उसकी टेंडेंसी है। इसी वजह से हम हमेशा इसकी डेफिनेशन में नेगेटिव साइन लगाते हैं। और रीजन, क्योंकि पानी या हवा हर चीज को क्या करने की कोशिश करती है बच्चे? कंप्रेस करने की कोशिश करती है। बिल्कुल सही, कंप्रेसिबिलिटी। नेक्स्ट वन, और इसके इनवर्स को हम क्या बोल देते हैं बच्चे? शाबाश बताओ। कंप्रेसिबिलिटी। याद रख लेना, और डायमेंशन कंप्रेसिबिलिटी की और यूनिट्स, क्योंकि कंप्रेसिबिलिटी की यूनिट्स अब क्या हो जाएगी? मीटर स्क्वायर पर न्यूटन हो जाएगी। याद रखना। नेक्स्ट वन, अब मुझे एक बात बताओ, डेंसिटी किसके बराबर होती है? शाबाश बता दो। डेंसिटी किसके? मास पर वॉल्यूम। बिल्कुल जी, मास अपॉन वॉल्यूम। और अगर मान लिया जाए also if the volume is changing, if बच्चा अगर मेरे पास वॉल्यूम चेंज हो रहा है, if the volume is changing, सपोज कि मेरा वॉल्यूम जो है वो चेंज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज की बात कर रहे हैं कि वो डिक्रीज हो रहा है, तो मेरे पास डेंसिटी इज इक्वल टू नीचे मास, और अब नई डेंसिटी है, तो अब आपका वॉल्यूम चेंज हो गया, v माइनस क्या हो गया? डेल्टा v हो गया। तो आपकी डेंसिटी चेंज होगी क्योंकि वॉल्यूम को आपने डिक्रीज कर दिया। एंड देयरफॉर, अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर मेरे पास रो डैश है, ये m है। अब डिनोमिनेटर से मैं v को बाहर निकाल देता हूँ। अगर v बाहर निकल जाएगा, ब्रैकेट v की जगह 1 और डेल्टा v की जगह बच्चे हमारे पास डेल्टा v अपॉन क्या आ जाएगा? v आ जाएगा। आगे बात समझ में बच्चे? यस सर। ये मास अपॉन वॉल्यूम क्या चीज होती है? शाबाश बताओ। डेंसिटी। तो जो आपकी नई डेंसिटी है, एंड वी हैव ओरिजिनल डेंसिटी, और ब्रैकेट में नीचे क्या आ जाएगा? 1 माइनस डेल्टा v। अब मैं थोड़ा सा दिमाग लगाता हूँ, रो, और यहाँ पर बच्चे अब हम क्या कर लेते हैं? फोकस करना, 1 प्लस ऑफ माइनस डेल्टा v/v। बताओ मैथमेटिकली ये काम मैं कर सकता हूँ? इसके Yes. नेगेटिव को अंदर लेके पॉजिटिव को बाहर, अगर ब्रैकेट ओपन करोगे दोबारा फिर नेगेटिव, और माइनस डेल्टा v/v किसके बराबर है? जरा यहाँ से देख के बताओ, आपके पास माइनस डेल्टा v/v किसके बराबर है? ये बच्चे आपके पास है प्रेशर अपॉन बल्क।
ये बच्चा हमारे पास क्या आ जाता है, प्रेशर अपॉन बल्क मॉडुलस। जरा यहां से इस इक्वेशन से बच्चे आप देख लीजिए, ये आपको समझ में आ रहा होगा ऐसे। तो अब मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, रो अपॉन नीचे 1 प्लस ऑफ, अब आपके पास प्रेशर अपॉन बल्क मॉडुलस, ये हो सकता है। अब मैं एक काम और कर सकता हूँ, इसको न्यूमरेटर में ले गया, अगर न्यूमरेटर में ले जाऊंगा तो 1 प्लस ऑफ पी बाई वी और ब्रैकेट क्लोज, और इसकी पावर क्या आ जाएगी, -1। बाइनोमियल एक्सपेंशन कर दो तो बताओ क्या आ जाएगा, रो 1 माइनस प्रेशर अपॉन बल्क मॉडुलस, ये रिजल्ट आएगा। तो आपकी डेंसिटी बढ़ती है बच्चे की, कम हो जाती है। तो ये बच्चे हमको यहां से पता लगना शुरू हो जाता है। तो ये बच्चा हमारे पास एक रिजल्ट आपके पास आ जाएगा कि आपके पास जो डेंसिटी है, ये डेंसिटी हमारे पास किसके बराबर आ जाती है, रो डैश इज इक्वल टू, और ये मेरे पास आ गया रो और 1 माइनस ऑफ आपके पास यहाँ पर P अपॉन आपके पास यहाँ पर बल्क मॉडुलस। ये एक रिजल्ट है, जो रिजल्ट आपको यहाँ पर याद हो जाना चाहिए। लेकिन ये भी ध्यान रखना, यहाँ पर ये सारा रिजल्ट अंडर बाइनोमियल एक्सपेंशन है। ये क्वेश्चन सर वो 1 माइनस पी बाई बी कैसे आया? क्योंकि बच्चे बाइनोमियल एक्सपेंशन की हमने, अगर आपको याद हो मैथमेटिकल टूल के अंदर हमने की थी, 1 प्लस ऑफ एक्स की पावर n, बाइनोमियल एक्सपेंशन में क्या होती है बताओ, शाबाश, तो हो जाएगी 1 प्लस एन एक्स, और अगर इसकी पावर माइनस हो तो आपके पास 1 माइनस 1 माइनस एन एक्स, वही तो किया। इसकी पावर आप एक 1 है, दूसरा बच्चे पी बाई बी है, इसकी पावर -1 है, ये आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये रिजल्ट आ गया। यहाँ पर -1 क्यों आया, क्योंकि आप डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिखे गए। यहाँ पर पी बाई बी कैसे आया, क्योंकि आपने माइनस डेल्टा वी बाई वी को पी बाई बी से रिप्लेस कर दिया। आगे बात समझ में? यस सर। चलो, अब हमारे पास ये भी केस आ गया, और अब हमारे पास यहाँ पर लास्ट, जिसको हम बोलते हैं लास्ट, आपके पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी रहता है, which is called the modulus of rigidity, which is called the modulus of the rigidity। modulus of rigidity को बच्चे हम किससे डिफाइन करते हैं, किससे सिंबलाइज करते हैं, ईटा से। ईटा, इसको हम क्या बोलते हैं, ईटा। दिस इज ईटा, और ये आपको बहुत कंफ्यूज करने वाला है, क्योंकि अलग अलग जगहों पर ये ईटा आएगा और उनका मतलब बच्चे आपके पास अलग अलग हो जाएगा। बच्चा बोलता है सर ये कौन से वाला ईटा है, तो यहाँ पर ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा बच्चे हमारे पास है। और ये कब डिफाइन होता है, जब हमारे पास आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन सी स्ट्रेस लगाते हो, शियर स्ट्रेस, और उसके अंदर उसकी शेप जो है वो बिगड़नी शुरू हो जाती है। लेकिन आपके पास यहाँ पर होता कैसे, ये देखिए, ये हमारे पास आ गया, और अब हम क्या कर रहे हैं बच्चे, इसके नीचे वाले फेस को फिक्स करके ऊपर वाले को आगे लेके जा रहे हैं। जैसे आप आगे लेके जाते हो, इसकी शेप के अंदर हमारे पास क्या आना शुरू हो जाता है, चेंज आना शुरू हो जाता है। इसकी शेप के अंदर हमारे पास चेंज आना शुरू हो जाता है। ये आपके पास आगे की तरफ को खिसक गया, आपके पास ये आगे खिसक गया, क्योंकि आपने इस फेस के ऊपर पैरेलल क्या लगाई बच्चे, फोर्स लगाई। आपने इस फेस के ऊपर पैरेलल फोर्स लगाई तो यह आगे चला गया। एरिया बच्चा हमारे पास ए है, इसकी डिस्प्लेसमेंट कितने की हुई, एक्स की, और दोनों फेसेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितने के बराबर है, एल के बराबर है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कैसे डिफाइन की जाती है, फोर्स पैरेलल पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट आपके पास x डिवाइडेड बाय l। कई किताबें x बाई l को और क्या लिख देती हैं बच्चे, टेंजेंट थीटा। ये कौन सा स्ट्रेन है बच्चे, शियर स्ट्रेन, और स्ट्रेस कौन सा है बच्चे, शियर स्ट्रेस। तो शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन की जो रेशो होती है वो ईटा होती है। ये इस ईटा को अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास इस ईटा की डायमेंशंस और बच्चे जो यूनिट है वो प्रेशर के बराबर है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ईटा हमारे पास इज वैलिड ओनली फॉर द सॉलिड्स, ये सॉलिड्स के लिए वैलिड है। इनफैक्ट यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी आता है, नंबर 1, ईटा फॉर द परफेक्ट सॉलिड, ईटा फॉर द परफेक्ट सॉलिड। अगर मेरे पास कोई परफेक्ट रिजिड सॉलिड है तो उसके लिए ईटा की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, इनफाइनाइट होती है। और दूसरा, ईटा फॉर द फ्लूइड्स यानी लिक्विड और गैसेस, ईटा फॉर द फ्लूइड्स लिक्विड और गैसेस, ये बच्चा हमारे पास 0 होती है। ये 2 क्वेश्चन टीचर आपसे पूछ सकते हैं।
नेक्स्ट, हमारे पास यहाँ पर ईटा को और कैसे बताओगे आप? सर ईटा गैसेस के लिए भी 0। हाँ, गैसेस, फ्लूइड का मतलब ही दो चीज हो, जो फ्लो कर जाए। जो फ्लूइड होता है बच्चे, उसकी दो कैटेगरीज आती है, फ्लूइड इज गैसेस एज वेल एज लिक्विड। जो बच्चा हमारे पास फ्लूइड होता है उसको डिफाइन ईटा पे किया जाता है, एक ऐसी चीज जिसके पास कोई रिजिडिटी नहीं है, यानी जो फ्लो कर जाती है, जिसमें आप फोर्स लगाओ पैरेलल डायरेक्शन में और वो फ्लो कर जाए, वो फ्लूइड है बच्चे। और फ्लूइड लिक्विड भी होता है और बच्चे आपके पास गैसेस भी होता है। ये बच्चे हमारे पास गैसेस और लिक्विड्स दोनों, यानी कि कल को अगर कोई टीचर बोलता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द फ्लूइड, तो आप बोल सकते हो जिसके पास मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी नहीं है, जो फ्लो कर जाता है। यहाँ पर ईटा 0 का मतलब बच्चा हमारे पास क्या है कि आपके पास ये चीजें फ्लो कर जाती है, यानी कि चल जाती है, ये वापस नहीं आ सकती, आप फोर्स लगाओ ये बह जाती है। अब ईटा बच्चा हमारे पास क्या आ गया? सर फिर इन्फिनिटी का क्या मतलब हुआ फिर? इन्फिनिटी का परफेक्ट। अब सबसे पहली चीज, बिल्कुल सही क्वेश्चन, परफेक्ट। पहली चीज बच्चे हमारे पास परफेक्ट सॉलिड, आइडियल सॉलिड, रिजिड सॉलिड, जो एग्जिस्ट नहीं करता इस दुनिया के अंदर, लेकिन अगर वो करेगा तो बच्चे वो इतना रिजिड होगा कि आप उसके ऊपर पैरेलल फोर्स लगाओगे तो उसके फेसेस बच्चे ऐसे मूवमेंट नहीं करेंगे। मेरी बात समझ रहे हो? यानी कि वो जो परफेक्ट सॉलिड है उसकी शेप में कभी चेंज ही नहीं आ सकता, नो मैटर बच्चे आप बाहर से जितनी मर्जी बड़ी फोर्स लगा दो, ये मतलब है इनफाइनाइट। हाँ बेटा बोलो। आइडियल गैस सर, क्या? हाँ, जैसे आइडियल गैसेस, जैसे आइडियल गैसेस एग्जिस्ट नहीं करते हैं, जैसे बच्चे आइडियल चीजें एग्जिस्ट नहीं करती, हम आइडियल उसको मान के चलते हैं, अगर ये होती तो ये होता, तो लेकिन वो आइडियल है बच्चे। तो हमारे पास यहाँ पर अगर देखा जाए तो परफेक्ट सॉलिड, परफेक्ट का मतलब क्या है कि भैया ये परफेक्ट है, मतलब ये चीज परफेक्ट आइडियल, मतलब कि लॉजिकली सॉलिड ऐसा ही होना चाहिए, आप जितनी मर्जी फोर्स लगा दो उसका फेस आगे की तरफ को नहीं जाना चाहिए। जी बच्चे बताओ। सर मैंने ऐसा, इसका मतलब तो सर अगर परफेक्टली सॉलिड होगा उसका मतलब अगर उसकी जो मॉलिक्यूल्स होंगे इतने टाइटली बॉन्ड होंगे, मतलब वो टूट ही नहीं सकते फिर। बिल्कुल बच्चे, वो एक दूसरे से दूर जा ही नहीं सकते बच्चे आपके पास, मतलब वो जा ही नहीं सकते उसके अंदर, नो मैटर आप जितनी मर्जी बड़ी फोर्स लगा दो, वो बच्चे आपके मॉलिक्यूल, उनके इंटर एटॉमिक फोर्सेस इतनी स्ट्रॉन्ग है बच्चे तो हिलने नहीं देती बच्चे उन दोनों को। बट पॉइंट ये है ना, ये तो सारी चीजें पर पॉइंट ये है बच्चे कि क्या ऐसा सॉलिड एग्जिस्ट करता है? परफेक्ट सॉलिड, आइडियल गैसेस, आइडियल सॉलिड्स, क्या ऐसी चीजें एग्जिस्ट करती है? क्योंकि आइडियल का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर कोई खामी ना हो, कोई बच्चा आपके पास कोई दिक्कत ना हो, वो आइडियल है, वो परफेक्ट है। पर ये चीज एग्जिस्ट करेगी तभी तो ये हो पाएगा। और इसी वजह से हम इसको थ्योरी के अंदर, एक होता है ना थ्योरेटिकली बच्चे हम बोल देते हैं कि आपके पास ये ऐसा होगा, पर आपके पास ऐसा कोई सॉलिड मिलना हमारे पास बच्चे पॉसिबल ही नहीं है जिसके पास इनफाइनाइट मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तभी तो बच्चे यहाँ पर मैंने क्या वर्ड लिख दिया बच्चे, शाबाश बता दो इसके अंदर से, परफेक्ट। परफेक्ट सॉलिड। परफेक्ट हो ही नहीं सकता। अब इसके बच्चे F/A और नीचे बच्चा हमारे पास यहाँ पर X और ये L आ जाएगा। नंबर 2 बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या, इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर फोर्स। सर अगर कोई परफेक्ट नहीं होता परफेक्ट लिखा क्यों फिर? अच्छा, ये बात बिल्कुल सही कहा तुमने बच्चे कि परफेक्ट अगर होता नहीं है तो परफेक्ट लिखा क्यों बच्चा, ये बड़ी सही चीज। क्योंकि बच्चे जब हम मैथमेटिक्स करते हैं बच्चे, तो मैथमेटिकली जब हम थ्योरी की बात करते हैं तो वहां पर हमको कुछ अजम्पशंस लेके काम करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे मुझे एक बात बता, जब आपने प्रोजेक्टाइल मोशन की का माइक अपना, और वो थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा है बच्चे, अपना माइक सब बच्चे चेक करें और ऑफ कर दे बच्चे। अगर बच्चे आप प्रोजेक्टाइल मोशन को देखते हो तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो होती है वो आप किसके अंदर करते हो? एयर की प्रेजेंस में करते हो कि एयर की एब्सेंस में करते हो? बताओ सर एब्सेंस में, क्योंकि एयर फोर्स फ्लाई करती है। बिल्कुल, एयर ड्रैग वहां पर हम इग्नोर करते हैं, जब एयर है तो फिर इग्नोर क्यों करते हैं? अब आपके सामने ये क्वेश्चन आता है, नंबर 1। नंबर 2 बच्चा हमारे पास, अगर मैं आपसे ये पूछूं बच्चे कि जब आपको न्यूटन लॉ ऑफ मोशन करवाया जाता है, जब न्यूटन लॉ ऑफ मोशन बच्चे करवाया जाता है तो शुरुआती दौर पे फ्रिक्शन को आप एब्सेंट बनवा के सारी चीजें करवाते हो, जब फ्रिक्शन प्रेजेंट है तो उसको एब्सेंट क्यों माना जाता है? आंसर है मानने की।
जो चीज एग्जिस्ट नहीं भी करती है बच्चे, उसके लिए काम करना पड़ता है। मुझे एक बात बता बच्चे, अगर कोई पर्सन ये बोल देता फॉर एग्जाम्पल कि कभी ना कभी एक इरा आया होगा जहां पर किसी पर्सन ने एरोप्लेन को बनाया होगा, उसे ठीक पीछे किसी ने एरोप्लेन नहीं बनाया था। कोई पर्सन बोलता है कि अगर एरोप्लेन एग्जिस्ट नहीं करता तो तू बना क्यों रहा। पॉइंट है, आगे बढ़ना है, समझना है, सीखना है। हर चीज की शुरुआत एक अजम्पशन से होती है, एक अजम्पशन से बच्चे शुरुआत होती है। अगर हम सॉलिड्स के परफेक्ट की बात करें कि भैया कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि भाई मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की वैल्यू, एक परफेक्ट सॉलिड है ये जिसको आप फोर्स लगाओ लेकिन वो हिले ही ना, अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछे तो फिर आप क्या जवाब दोगे कि उसकी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हमें नहीं पता। तो आंसर हम ये नहीं बोल सकते कि हमें नहीं पता, हम बोलेंगे इनफाइनाइट, पॉसिबल ही नहीं है बच्चे। इस तरीके से बच्चे केमिस्ट्री के अंदर आपने आइडियल गैसेस पढ़ लिया, बच्चे के भी पढ़ना है, पढ़ना है सर अभी। तो जब बच्चे आप केमिस्ट्री के अंदर आइडियल गैसेस पढ़ोगे तो आइडियल गैसेस तो एग्जिस्ट ही नहीं करती बच्चे हमारे पास, फिर तो हमको केमिस्ट्री भी छोड़ देनी पड़ेगी बच्चे, फिर तो हमको फिजिक्स भी छोड़ देनी पड़ेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चे हमारे पास क्या, हर चीज एक अजम्पशन के आसपास घूमती है, एक अजम्पशन के आसपास घूमती है कि कल लोगों ने एज्यूम किया कि दिवाली थी तो लोगों ने पटाखे जलाए, और इससे एक दिन पहले न्यूजीलैंड वाले लोगों ने सोचा था या ऑस्ट्रेलिया वाले लोगों ने बच्चे एज्यूम किया था कि दिवाली जो है वो आज के दिन है तो पटाखे जलाएंगे। पॉइंट है बच्चा हमारे पास समझने की और सीखने, अजम्पशंस पे चलती है। जैसे आज किसी ने एज्यूम कर लिया कि थर्सडे है तो आज थर्सडे है, और अगर कोई पर्सन पहले दिन बोलता कि नहीं आज संडे नहीं, शुरुआत मंडे से होती तो आज थर्सडे की जगह फ्राइडे होता या वेडनेसडे, तो अजम्पशंस है बच्चे। तो बात, जो चीज नहीं भी एग्जिस्ट करती है वो हम पढ़ते क्यों, वो इस वजह से पढ़ते हैं ताकि हमारे माइंड को ट्रेन किया जा सके, हम अपने माइंड को ट्रेन करके देख सके कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं इस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट। हो सकता है यूनिवर्स के इस जगह पे परफेक्ट सॉलिड ना हो, लेकिन हो सकता है बच्चे यूनिवर्स के किसी और कोने के अंदर परफेक्ट सॉलिड हो सकता है कि नहीं हो सकता है, फिर हमको उसकी प्रॉपर्टीज पहले से पता होनी चाहिए। चलिए, सो हमारे पास F आपके पास पैरेलल अपॉन A और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और चेंज इन लेंथ अपॉन क्या आ जाता है, ओरिजिनल लेंथ। ये हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से ये एग्जिस्ट कर जाता है, ये आपके पास है। तो इनफाइनाइट सॉलिड, इनफाइनाइट ये परफेक्ट सॉलिड के लिए, और पॉइंट है बच्चे मेरे पास यहाँ पर आइडियल सॉलिड के लिए, और आइडियल बच्चा आपके पास। अब तो एक बात बता कि आइडियल हम बोलते हैं, आइडियली एक आदमी को क्या करना चाहिए, आइडियली एक आदमी को सच बोलना चाहिए, ईमानदारी से रहना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, लेकिन ये चीजें बच्चे हमारे पास थोड़ी थोड़ी बच्चे हमारे पास क्या हो जाती है, नहीं हो पाती। तो आइडियल और आइडियल ह्यूमन बीइंग इस दुनिया में रह भी नहीं पाएगा पार्थ। अगर हम एक बात फिलोसफिकली सोचे, अगर इस दुनिया में कोई आइडियल आदमी है तो दुनिया वैसे उसको जीने नहीं देगी। क्यों बच्चे, क्योंकि वो उसको बोलेगा अरे यार तू तो बड़ा आइडियल है, तू तो बड़ा आइडियल, बंदा बोलेगा अच्छा मैं कोई गलत आदमी हूँ कि मैं आइडियल हूँ। तो ऐसे ही शायद से आइडियल सॉलिड इसी वजह से एग्जिस्ट ना करता हो, ठीक है, कि यार मैं आइडियल हूँ, मैं आइडियल हूँ, मुझे रहने का कोई हक नहीं, चलो मैं दुनिया से गायब हो जाता हूँ। जी सुमीर बोलो बेटा। सर मैं कह रहा था जैसे कि एक्स और एल है उसको हम हाँ। थीटा ले सकते हैं। हाँ थीटा भी लिख सकते हैं, यहाँ पर बच्चे आप टेंजेंट थीटा लिख सकते हो, थीटा नहीं बच्चे, टेंजेंट थीटा, यानी कि F पैरेलल अपॉन A एटा मल्टीप्लाइड बाय थीटा। पार्थ ने अच्छा क्वेश्चन पूछा, जब एग्जिस्ट नहीं करते तो स्यापा मुकाओ, काम खत्म करो पढ़ाई। हाँ बोलो। अगर tan थीटा को नीचे ले जाएं तो फोर्स अपॉन a tan थीटा आ गया ना, ईटा की वैल्यू, एक और वैल्यू आ गई हमारे पास। किसको बच्चे, किसको? अगर tan थीटा जैसे मल्टीप्लाई में है तो उसको a नीचे ले जाते हैं ना, एरिया के साथ मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो दूसरे ले जाते हैं, तो ईटा की न्यू वैल्यू आ गई मेरे पास। हाँ ईटा की बिल्कुल आ सकती, बिल्कुल ईटा की इक्वल वैल्यू आ सकती। नेक्स्ट बच्चे, अब बच्चा हमारे पास नेक्स्ट, और बच्चा हमारे पास यहाँ पर बच्चा हमारे पास सारे के सारे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी खत्म हो जाती है। और अब बच्चा हमारे पास NCERT का धमाकेदार क्वेश्चन, दिवाली धमाका क्वेश्चन, दिवाली धमाका क्वेश्चन ये बच्चा हमारे पास, दे स्ट्रेस एसोसिएटेड विद, the stress associated with the elongation of the spring is, the stress associated with the elongation of the spring is आपके पास shear stress, true या false?
shear stress। यहाँ पर बच्चे ये NCERT धमाका है, ये ट्रू है या फॉल्स है? यानी कि जब आप स्प्रिंग को इलोंगेट करते हो तो उसमें कौन सा बच्चे स्ट्रेस लगता है? यहाँ पर मैंने बोला shear स्ट्रेस, जिसमें शेप चेंज होती है। ट्रू है कि फॉल्स है? इसका आंसर बिल्कुल ट्रू। और रीजन है बच्चे, क्योंकि जो आपकी स्प्रिंग है, जब बच्चे आप उसको खींचते हो, जैसे ये स्प्रिंग है आपके पास, वेरी गुड बच्चे, जिसने भी आंसर दिया बहुत अच्छी चीज है। जब आप इसको आगे खींचते हो तो इसकी ऐसे करके बच्चे, ये ऐसे ऐसे करके बच्चे एक पॉइंट के ऊपर ये ऐसे इस तरफ को जाने की कोशिश करते हैं। ये बच्चा हमारे पास ऐसे, ये स्प्रिंग इस तरीके से इलोंगेट होता है, इस तरीके से। तो याद रखना स्प्रिंग के साथ, ये भी क्वेश्चन बहुत कम बच्चों को पता है कि जो स्प्रिंग है हमारे पास, उसके साथ एसोसिएटेड स्ट्रेस क्या होता है? shear स्ट्रेस होता है। क्योंकि जब आप इसको इलोंगेट करते हो तो ये अपनी शेप को चेंज करने की कोशिश में बच्चे इलोंगेट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए। सो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। सर ये मतलब इसका x sin थीटा sin मतलब होगा नहीं सर? बेटा देखो, अगर आप इसका x sin थीटा कैलकुलेट करने जाओगे बच्चे, तो दैट विल गिव यू अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेक। आप कैसे एंगल थीटा निकालोगे? क्योंकि अगर ऐसा होता तो टीचर क्वेश्चन भी पूछता। हर चीज के ऊपर बच्चे अगर हम क्वेश्चन करने जाएंगे तो वो हमको परेशान कर देते। तो यहाँ पर बच्चे आप एंगल थीटा वगैरह डिफाइन नहीं करते हो, यहाँ पर सिर्फ आप उसकी नेचर बता। सर एक बार ना सर दोबारा बता दो सर, ये shear stress कैसे हुआ फिर मतलब? बेटा देख, मेरी बात सुन, ये मेरे पास एक स्प्रिंग है, ये हमारे पास यहाँ पर, हाँ आकाश आप भी पूछ लो क्वेश्चन बच्चे। सर मैंने सर ये कहना था कि परसों की नाइट क्लास के सर नोट्स डाल देना। हाँ बेटा मैं डाल दूंगा बच्चे, मैं डाल दूंगा। हमारे पास यहाँ सर एक्सेल के अंदर एक वो और चीज से, कल की आप रिकॉर्डिंग भेज दोगे? कल की रिकॉर्डिंग तो जा चुकी है बच्चे, आपने ग्रुप नहीं देखा बेटा? लेक्चर्स। हाँ बेटा, कल की रिकॉर्डिंग तो आ चुकी है, ग्रुप देख लीजिए आप। अब बेटा परसों का ऐसा हुआ कि सिस्टम हमारे पास दूसरा था, तो उसके अंदर से अभी मेरे को नोट्स निकालने हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पर आपके पास था, तो वो मैं थोड़ा सा उसके अंदर से, तो मैं आपको बोलूंगा कि थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन उसकी कल की रिकॉर्डिंग ही डाल देना सर परसों नाइट क्लास की। हाँ देखो बच्चे, वो क्योंकि सिस्टम दूसरा था ना, तो उसमें से वो बिल्कुल ही अलग सिस्टम था, उसके अंदर बिल्कुल जल्दबाजी में जूम वगैरह डाउनलोड किया गया था। मैं देख लूंगा कहाँ पर वो स्टोर हुआ है, यहाँ का तो मुझे पता है। पार्थ कल का आपने देखा नहीं है शायद से, मैंने उसके अंदर से डाल दिया बच्चे। सर नोट्स भेजे, रिकॉर्डेड भेजा? नहीं बच्चा, रिकॉर्डेड भी भेजा बेटा, देखो आप एक बार चेक करो। अच्छा, यहाँ पर शौर्य, जब आप इस स्प्रिंग को खींचते हो तो ये स्प्रिंग बच्चे ऐसे करके, ये ऐसे करके जाता है। जहाँ जगजोत बच्चे, सर परसों टेस्ट किसका है, फिर पढ़ना भी है उसको? हाँ मैं भी बस, आप इसको क्लास खत्म होती है आपको मैं बिल्कुल वो थ्योरेटिकली यानी कि मैसेज में बताऊंगा। ये शौर्य ऐसे करके इलोंगेट होता है, ये देखिए ऐसे बच्चे, ये बच्चा हमारे पास ऐसे इस तरफ को ढलकने की कोशिश करता है। अब अगर कोई बच्चा बोले कि सर इसमें एंगल थीटा बता दो या कुछ बता दो, दैट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम कि आप एंगल थीटा नहीं बता सकते, पर पॉइंट है क्या वो आपको कोई स्कूल में पूछेगा? क्या वो कंपटीशन के अंदर पूछेगा? आंसर है नहीं, वो नहीं पूछेगा। इस वजह से बच्चे हम उसको यहाँ पर कंसीडर नहीं करते, हम सिर्फ नेचर को समझते हैं। एनसीईआरटी इसको नेचर को बोलती है कि स्प्रिंग के साथ बच्चे कैसे आपके पास यहाँ पर स्ट्रेस एसोसिएटेड है, तो आंसर बच्चे shear स्ट्रेस। ये स्प्रिंग ऐसे करके टेढ़ा हो जाता है जब आप खींचते। ठीक बेटा, चलिए। सो यहाँ पर बच्चे आज के लिए हम इतना ही करते हैं। आज का अगर कोई डाउट हो तो मुझे कल जरूर पूछ लेना, बाकी चीजें बच्चे अब हम कल देखेंगे बच्चे। चलिए ओके बच्चे, बाय थैंक यू बाय। सर।